वेलकम टू डॉक्यूमेंट्री क्राइम। दोस्तों, आज हम जाएंगे क्राइम की उस डार्क और वायलेंट दुनिया के अंदर, जहां सबसे सस्ता अगर कुछ है ना, तो वो है इंसान की जान। देखिए, कोई भी अपनी माँ के पेट से मुजरिम बनकर नहीं निकलता। हालात और हमारा ये करप्ट सिस्टम ही एक आम इंसान को गुनहगार बनाते हैं। अब बस इसी बात पे गौर कीजिए। एक आम सा लड़का बॉबी, जो लंदन के एक ऑर्डिनरी से शिपिंग ऑफिस में काम करता था, उसे इस क्राइम की दुनिया में किसी और ने नहीं बल्कि खुद पुलिस ने धकेला था। सोचिए, एक दिन वो बस पार्क से गुजर रहा था और पुलिस ने उसे रोका, और पता है क्या किया? एक कट थ्रोट रेजर यानी एक उस तरह उसके पास फेंक दिया और उसे एक बिल्कुल झूठे केस में फंसा दिया। सजा तो उसे छोटी ही मिली, पर इस दाग की वजह से बॉबी की नौकरी चली गई। और उसके बाद भूख और उसके अंदर के गुस्से ने मिलकर उस सीधे साधे लड़के को लंदन का सबसे कम उम्र का आर्म्ड रॉबर बना दिया। बॉबी खुद कहता है कि जेल क्राइम की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। अब इसके बिल्कुल उलट जरा न्यूयॉर्क की तरफ चलिए। वहां माइकल फ्रांसेसे की कहानी एकदम अलग थी। उनके पिताजी उस दौर के सबसे बड़े माफिया टारगेट्स में से एक थे। एफबीआई दिन रात उनके घर के बाहर खड़ी रहती थी। और फिर एक दिन जब माइकल के पिता को एक बैंक रॉबरी के झूठे केस में पूरे 50 साल की सजा सुनाई गई, तब सिर्फ 18 साल के माइकल ने अपने पिता और अपनी फैमिली को बचाने के लिए अपना कॉलेज छोड़ दिया और अंडरवर्ल्ड का रास्ता चुन लिया। देखा जाए तो दोनों ही बिल्कुल आम युवा थे, लेकिन कितने अलग अलग दबावों ने इन दोनों को इस अंधेरी दुनिया में धकेल दिया। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि माफिया कोई आम सड़क छाप गैंग नहीं होती। ये अपने आप में एक फैमिली होती है, और इसका हिस्सा बनने की कीमत वो बहुत बहुत बड़ी होती है। इनका पूरा सिस्टम एक बेहद पवित्र और सख्त कसम पर चलता है, जिसे ये लोग कहते हैं ओमर्टा। ओमर्टा यानी चुप्पी और पूरी वफादारी की कसम। एक ऐसा भाईचारा जिसे तोड़ने का ख्याल भी दिमाग में नहीं लाया जा सकता। जब माइकल को मासिया में पहली बार शामिल किया जा रहा था ना, तो जरा उस मंजर को इमेजिन कीजिए। एक कमरे में देश के सबसे बड़े बॉसेस बैठे थे। सबसे पहले माइकल की उंगली काट कर वहां से खून निकाला गया। फिर एक कैथोलिक संत की फोटो जलाकर उनके हाथों में रख दी गई। उस जलते हुए दर्द के बीच उन्होंने ये कसम खाई, अगर मैं इस दुनिया का राज कभी भी किसी को बताऊंगा या अपने भाइयों को धोखा दूंगा, तो मैं इस फोटो की तरह नर्क में जलकर राख हो जाऊंगा। ये थी ओमेर्टा की असली कसम। एक बार ये कसम खा ली तो समझ लीजिए, पीछे मुड़ने का हर रास्ता हमेशा के लिए बंद। लेकिन वहीं अगर हम लंदन के गैंगस्टर बॉबी की बात करें, तो उनके गैंग्स का तरीका इन माफिया रिचुअल से बिल्कुल अलग था। उनके पास खून और फोटो जलाने वाली धार्मिक रस्में तो नहीं थीं, पर उनके रूल्स किसी से कम सख्त नहीं थे। ये उनकी सड़कों के अपने कानून थे। जैसे, अगर तुमने किसी और आदमी की पत्नी, बहन या माँ पर हाथ उठाया, तो तुम्हारी मौत तय है। अगर बिना पूछे हमारे इलाके में किसी ने ड्रग्स बेची, तो भी तुम्हारी मौत तय है। इन गैंग्स में बस एक अनकहा सा खौफ था, जो डिसाइड करता था कि जिंदगी किसे मिलेगी और मौत किसे। तो अमेरिकन माफिया और लंदन के इन गैंगस्टर्स के बीच सबसे बड़ा फर्क आखिर क्या था? वो फर्क था स्केल ऑफ पावर का। माइकल बताते हैं कि अमेरिकन माफिया के पास उस वक्त देश की सबसे बड़ी यूनियंस का कंट्रोल था। अब जिसके पास यूनियन है, उसके पास पैसा है, और जिसके पास बेहिसाब पैसा है ना, उसकी जेब में बड़े बड़े पॉलिटिशियंस थे। माफिया बेसिकली एक कॉर्पोरेट कंपनी या आम बिजनेस की तरह पूरे अमेरिका को चला रही थी। पर लंदन में इज्जत और पावर सिर्फ रॉ वायलेंस और खौफ के दम पर मिलती थी। बॉबी बताते हैं कि लंदन की सड़कों पर रूल करना आसान नहीं था, क्योंकि गैंग्स छोटे छोटे हिस्सों में बटे हुए थे। एक दिन की बात है जब ट्रायड्स यानी जो बेहद खतरनाक चाइनीज माफिया होती है, वो अचानक लंदन गैंग्स के इलाके में ड्रग्स बेचने आ गए। तब बॉबी ने क्या किया? उसने अपने लंबे कोट के अंदर छिपाई एक सॉफ्ट ऑफ शॉटगन निकाल ली। जब चाइनीज माफिया ने उन्हें धमकी दी कि हम तुम सबको काट देंगे, तो बॉबी ने बिना एक सेकंड सोचे बंदूक सीधे उनके चेहरे पर तान दी और कहा, अगर तुम यहाँ वापस आए तो मैं तुम्हारा चेहरा उड़ा दूंगा। ये दिखाता है कि लंदन में इज्जत कमानी पड़ती थी, सिर्फ गन्स और प्योर खौफ से। अब देखिए, बाहर से हम जब देखते हैं तो ये अंधा पैसा, वो लग्जरी गाड़ियाँ और पावर, ये सब बड़ा ही ग्लैमरस लगता है ना? पर इस इल्यूजन के पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। उस ग्लैमर के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक पैरालाइज कर देने वाला डर छिपा है। एक ऐसी सुन्न कर देने वाली एंग्जाइटी जहां इंसान रात को चैन से सो भी नहीं सकता। दिमाग में हर वक्त सिर्फ यही चलता रहता है कि अगला धोखा कौन देगा, मौत किस दरवाजे से आएगी। ये एक तरह का ऐसा साइकोलॉजिकल पैरानोया है जहां अपनी परछाई में भी बस दुश्मन नजर आता है।
माइकल ने अपनी जिंदगी में ऐसे ऐसे हॉरर देखे हैं जिन्हें दिमाग से निकालना लिटरली नामुमकिन है। माफिया का एक असूल होता है, जब कोई वहां गलती करता है ना, तो कोई अनजान नहीं, उसका अपना बेस्ट फ्रेंड ही उससे कमरे में ले जाता है, और वो इंसान उस कमरे से कभी जिंदा बाहर नहीं आता। माइकल के ही एक बेहद खास दोस्त ने माफिया के किसी बॉस के बेटे के साथ एक छोटी सी ड्रग डील कर ली थी, और डर इस कदर उस पर हावी हो गया, उस दोस्त को लगा कि अब माफिया उसे तड़पा तड़पा कर मारेगी। तो माफिया के उसे बुलाने से पहले ही वो एक पब्लिक फोन बूथ में गया, अपनी बीवी को आखिरी बार कॉल किया और वहीं खुद के सर में गोली मार ली। उसने ये तय कर लिया था कि मैं किसी को मौका ही नहीं दूंगा कि वो मुझे कमरे में बंद करके मारे। यही इस अंडरवर्ल्ड का सबसे कड़वा, सबसे डार्क सच था। जरा इन फिगर्स पे ध्यान दीजिए। 1986 में दुनिया की जानी मानी फॉर्च्यून मैगजीन ने अमेरिका के 50 सबसे पावरफुल और सबसे अमीर मॉब बॉसेस की एक लिस्ट निकाली थी। उस दौर में माइकल फ्रांसिसे अपनी पावर के बिल्कुल पीक पर थे, और उस लिस्ट में वो 18वें यानी 18th नंबर पर थे। बेशुमार दौलत और अनलिमिटेड पावर, इस सब पर उनका कब्जा था। पर ठहरिए, आज लगभग 40 साल बाद उस लिस्ट का क्या हाल है? जब आप ये डेटा देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। उन 50 बॉसेस में से 48 माफिया बॉसेस बेमौत मारे गए, उनका बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। 49वां बॉस आज जेल में अपनी उम्र कैद काट रहा है, और उन 50 में से सिर्फ और सिर्फ एक इंसान आज जिंदा और फ्री है, और वो है माइकल फ्रांसेसे। ये डेटा चीख चीख कर हमें बताता है कि चाहे ये क्रिमिनल लाइफस्टाइल कितना भी अमीर क्यों ना दिखे, इसका अंत हमेशा बड़ा ट्रैजिक होता है। वैसे माफिया जैसी दुनिया से निकलना, जिंदा निकलना प्रैक्टिकली नामुमकिन माना जाता है, पर जब माइकल को अपनी पत्नी से प्यार हुआ तो उन्होंने इस खूनी दुनिया को छोड़ने का एक बेहद बड़ा और रिस्की फैसला कर लिया। उन्हें पता था आसान नहीं होगा, इसके बदले उन्हें जेल में एक लंबी सजा भी काटनी पड़ी, पर फाइनली उनके उस प्यार और जेल के उस मुश्किल दौर ने उन्हें आज़ादी का एक ऐसा रेयर रास्ता दे दिया जो शायद ही इस दुनिया में किसी और को नसीब हुआ हो। आज के वक्त में माइकल और बॉबी दोनों ही इस क्राइम की दुनिया से मीलों दूर एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। बॉबी ने एक बहुत दिल छूने वाली बात कही। वो कहते हैं, आज मैं अपने बच्चों को पार्क में हंसते खेलते हुए देखता हूँ। एक वक्त था जब मैं किसी रेस्टोरेंट में बैठता था ना, तो मेरी निगाहें हमेशा दरवाजे की तरफ टिकी रहती थीं कि पता नहीं कौन कब मुझे मारने आ जाए। पर आज मेरे पास सुकून है। सही भी है, पावर और पैसा हमेशा तो नहीं टिकता, पर बिना किसी डर के सुकून की जिंदगी जीना वो बिल्कुल अनमोल है। जैसा कि हमने देखा, एक गैंगस्टर की उम्र वैसे भी ज्यादा लंबी तो होती नहीं है। या तो वो किसी सड़क पर मारा जाता है या फिर जेल की कोठरी में सड़ता है। तो इन दोनों की कहानियां देखने के बाद एक तरफ माइकल फ्रांसिसे का वो हाई लेवल कॉर्पोरेट माफिया एम्पायर, और दूसरी तरफ बॉबी की रॉ वायलेंट लंदन की सड़कें। आप सभी को इन दोनों में से किसकी कहानी ज्यादा खतरनाक और शॉकिंग लगी, माइकल फ्रांसिसे या बॉबी? अपने विचार मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये डीप ड्राइव डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही सच्ची और डार्क क्राइम स्टोरीज के लिए डॉक्यूमेंट्री क्राइम को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई सच्चाई के साथ।